अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाद अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज इस मौजू पे बात करेंगे। बहुत सारे सवालात इकट्ठे हुए तो मैंने सोचा उनको एड्रेस किया जाए, चूँकि हम खिलाफत के निज़ाम की बात कर रहे हैं और खिलाफत का निज़ाम इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए, ये भी मैं कहूँगा कि इस्लामिक स्टेट मैंने क्यों कहा, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नहीं कहा। तो खिलाफत कैसे कायम होगी, उसकी जुज़ियात कैसे होंगी, स्ट्रेटजिकली वो कैसे इम्प्लीमेंट होगी, और ये जो खिलाफा मॉडल तकमील पाकिस्तान मूवमेंट जिसकी बात कर रही है, ये उस दाइश के और बाकी जो बैन आउटफिट्स हैं वो भी तो यही नारा लगाते हैं, तो इमारत इस्लामिया का, तो उससे क्या डिफरेंस है? इसका बिल्कुल डिफरेंस है। सबसे पहले ये बात करूं कि पाकिस्तान जो है ये वाहिद नज़रियाती रियासत है इसराइल के बाद जो नज़रिए की बुनियाद पे वजूद में आई। जैसे इसराइल का है सेहोनिज़म और पाकिस्तान का है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बिल्कुल थॉट में, माइंड में, परसेप्शन में क्लियर हो जाएं कि इस मुल्क की बुनियाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये सिर्फ स्लोगन्स की हद तक नहीं कहा जाता। मोहम्मद अली जिन्ना के दौर में तहरीक पाकिस्तान में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रिसालत क्या होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये स्लोगन्स भी थे। लेकिन कायजादा मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीचेस मैं मोर देन 20 कोटेशंस यहाँ पे आपके सामने रख सकता हूँ, जिसमें कहा कि इस्लाम की एक ऐसी तजर्बागाह हो जहाँ मुस्लिम प्रैक्टिस कर सकें अकॉर्डिंग टू देयर फेथ, अकॉर्डिंग टू देयर आइडियालॉजी, अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ, और फ्रीली, और वो वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर सके और उसका इम्पैक्ट मुस्लिम वर्ल्ड पे जाए। तो पाकिस्तान को रोल मॉडल बनना था पूरे आलम इस्लाम के लिए। ये एक मिलिट्री बेस कैंप होना था उम्मत मुस्लिमा का, आइडियालॉजिकल बेस कैंप होना था मुस्लिम उम्मा का। क्या वजह है कि आज 70-75 सालों के बाद भी अब हम वहीं खड़े हैं, जमहूरियत को रोना रो रहे हैं, जिसका मतलब अवाम की हुकूमत है या लोगोक्रेसी आप कह लें, अक्सरियत की हुकूमत, जबकि इस्लाम के अंदर जो हाकमियत का तसव्वुर है वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, और फिर इन्फोर्समेंट ऑफ द सिस्टम वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल के मुताबिक है, जो आपने मिसाक मदीना और मुआखात और हुज्जतुल विदा का खुतबा और सुलह हुदैबिया, ये फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स, दिफा, आपके इंटीरियर अफेयर्स, ये पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। तो फिर क्यों डरते हैं, किस बात का खौफ है इसको इम्प्लीमेंट करें? मेरे ख्याल में अल्फाज के घेराव से या अल्फाज से खौफजदा होते हैं कि खिलाफत पता नहीं आ जाएगी तो क्या होगा। भाई आप पहले स्टडी तो करें, खिलाफत थी क्या? खिलाफत राशिदा जो पहले 4 खुलफाए राशिदीन अल-महदीयीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन हैं, आप देखें उनकी सिलेक्शन भी हुई, इलेक्शन भी, नॉमिनेशन भी। तो ये बात गलत है। इस्लाम के अंदर ये बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि मेजॉरिटी पब्लिक जो है उसकी जो है वे विल से एक खलीफा अपॉइंट होगा। वो असहाबे हल्लो उक़द होते हैं। पहला पॉइंट, जो उस स्टेट के अंदर मुत्तकी लोग होते हैं, विजनरी होते हैं, जिनका करैक्टर अच्छा होता है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, असहाबे राय, जैसे फ़ुक़हा में भी जमहूर का मौक़िफ़ होता था, वो लोग जो मुज्तहिदीन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते थे उनका मौक़िफ़ प्रिवेल करता था। अब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने एक राय दी तो वो पब्लिक की राय नहीं है, उनके कहने पे नहीं दी, अपनी रिसर्च, अपने विजडम और तहकीक की बुनियाद पे दिए। तो ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। सबसे पहले खिलाफा कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ उसको प्रेसिडेंट का नाम दे दें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, इस्लामी सदारती निज़ाम कह लें, खिलाफत कह लें, अमीर का लफ्ज़ दे दें, अमीरुल मोमिनीन कह लें, खलीफा कह लें, हेड ऑफ स्टेट कह लें। लफ्ज़ों के हेर फेर से कोई वो नहीं फ़र्क पड़ने वाला, चाहे वो सदर हो, कोई भी हो, वो हेड ऑफ स्टेट सॉरी, जिसके पास अथॉरिटी हो, जिसके पास विजन हो, स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, वो हेड ऑफ द स्टेट, जो मिलिट्री जो डेप्थ है स्ट्रेटेजिक उसको समझने वाला हो, कुरान को समझने वाला हो, विजनरी लीडर हो, थ्रेट्स को चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो उनको इनकाउंटर करने वाला हो, ऐसा शख्स। मैंने ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की मिसाल पहले लेक्चर्स में दी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उन्हें ताकत दी तो अपनी चेन ऑफ कमांड के ज़रिए उन्होंने कैसे अपने गांव वालों को, लोगों को वहाँ से बचाया। उस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ का तस्वर नहीं था, ना ही इस्लामिक खिलाफा मॉडल में पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई कॉन्सेप्ट है। एक चेन ऑफ कमांड है, उसके नीचे फिर सारी कंसल्टेटिव काउंसिल बनती हैं, शूरा बनती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड बनते हैं। ये मॉडल है, लिहाजा इसको मिक्सअप ना करें। इसी तरह तालूत अलैहिस्सलाम का मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ने उन्हें बादशाहत अता की, तो वो एक विजनरी लीडर थे, यंग फार्मर थे, मिलिट्री इक्विप थे, और उनका विजन जो था वो बड़ा ब्रॉड था। तो ऐसा बंदा जो साहिब किरदार भी हो, विजनरी भी हो,
जिस्म के लिहाज से, जहन के लिहाज से कवी जुस्सा हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा हेड ऑफ स्टेट होना चाहिए, पहली बात। अब ये होगा कैसे भाईजान? आप तरमीम, ये जुजियात बात की बातें, कैसे तरमीम होगी, कौन करेगा, ये गोरख धंधे में उलझाते हैं सेकुलर लोग या बाकी स्टेटस को, ताकि इस तरफ आया ही ना जाए, चूँकि उनके मफादात पे जद पड़ेगी। खिलाफत आएगी तो फिर मरायात याफ्ता तबका पाकिस्तान में नहीं रहेगा, फिर स्टेटस को विल हैव टू बी एलिमिनेटेड, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। वी विल हैव टू इरेडिकेट द सिस्टम ऑफ स्टेटस को, जो खिलाफा में नहीं है। खिलाफा में खलीफा वक्त जो है वो ईंट का तकिया रख के भी सोता है। कैसर रूम आके देखता है कि सैयदना उमर उस पर सो रहे हैं, तो कहते कि आप गार्ड्स क्यों नहीं रख लेते, इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं। फरमाया जब तक मैं अदल इंसाफ कर रहा हूँ उमर को कोई मुहाफिज रखने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है लीडर विजनरी, उसे फिर किसी का खौफ नहीं होता जब वो पब्लिक को डोर स्टेप पे डिलीवर करता है। तो ये जो लंबे लंबे स्क्वाड आपको नज़र आ रहे हैं, फौजे जफ़र मोज, इनकी अयाशियाँ, सेक्रेटरीज, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर 30 लाख की गाड़ी में बैठ के लाखों रुपए का प्रोटोकॉल, तनख्वाहें, अयाशियाँ, एक गरीब की डेरी उलटने के लिए वो आ जाता है। ये निज़ाम भाईजान यहाँ नहीं चलेगा। ये MNAs MPAs जो फंड लेते हैं तरक्याती नाम के, इनका मिडल मैन माफियाज आम आदमी तक पहुँचते हुए वो 10 रुपये ही नहीं रह जाते। यही मिडल मैन का, जमहूरियत का, जबर का सिस्टम हमने ख़त्म करना है, और वो खिलाफा मॉडल के ज़रिए होगा। अब वो क्या होगा? सदर होगा और उसके नीचे उसकी शूरा होगी, 10 मेंबर ले लें या 20। अब शूरा में कौन लोग होंगे? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का चेयरमैन, आज मैं खुल के मॉडल आपके सामने रख रहा हूँ, वो जो पढ़ा लिखा, जिसके इंटरनेशनल पेपर्स हैं, PhD है इस्लामिक लॉ में, वो होना चाहिए। एक इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर होना चाहिए। एक आपके सूबाई औकाफ में से एक मेंबर होना चाहिए जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जिन्हें इस्लामाइजेशन का पता है। फिर यूनिवर्सिटीज़ में से आप डीन या HODs जो इस्लामिक कल्चर एंड थॉट के, उनमें से एक नुमाइंदा लें। ये 10 से 12 रुकनी कौंसिल ये हो गई, उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फॉरेन अफेयर्स के, इस्लामिक लॉ के मुख्तलिफ हों, जो सदर को एडवाइस करें। अब आम आदमी तो जाहिर है उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी राय जो पॉलिसी मेकिंग में होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होंगे। अब नीचे क्या होगा? नीचे भाईजान आपका होगा कंसल्टेशन कौंसिल होगी, 10 मिनिस्टर्स होंगे पूरे वफाक में, सिर्फ 10 वजीर। वो 10 वजीर कौन से? दाखिला का इंटीरियर मिनिस्टर, खारजा का फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, आपके ये 10 मिनिस्ट्रीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, जो बेसिक हैं, जो आपको खिलाफा मॉडल का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। और फिर सूबों में भी 5-5 या 10-10 मिनिस्टर्स होंगे। इनका काम होगा एडवाइजरी का और पॉलिसी मेकिंग का, इंटरनल एक्सटर्नल। इनका कोई काम या कोई इन्वॉल्वमेंट तरक्याती फंड में नहीं होगी, लिख लें। अब क्या होगा आगे? आप बल्दियात का मॉडल, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का, जो खिलाफत राशिदा के दौर में उमाल नुक़बा का था कि वो बैतुल माल का ख़जाना गवर्नर उसको लीड करता, वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोसेस था। आप म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बल्दियात का नाम दे दें, लोकल गवर्नमेंट का नाम दे दें, उसको एम्पावर करें, और वो लोकल गवर्नमेंट के जो काउंसलर्स वो लोग हैं, वो डिस्प्यूट भी वहीं के इलाके के रिजॉल्व करें, वही काजी हो, वही लोकल जज हो, उस मोहल्ले का जो काउंसलर है वो कॉम्पिटेंट लॉट हो, और वही तरक्याती फंड का इस्तेमाल करे। इससे क्या होगा अब मैं बताता हूँ। 342 MNA माइनस हो गए, ये बोझ आपसे उतर गया, 10 मिनिस्टर्स टोटल रह गए। सेनेट के अंदर जितने आपके सेनेटर्स हैं वो बोझ आपका उतर गया, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म करके ये बल्दियात का निज़ाम एक्टिवेट करें, इसको ग्रास रूट लेवल तक लेके जाएं। फिर जुडिशरी पे प्रेशर कम करने के लिए मैंने पहले भी कहा, मोहल्ले की मस्जिद कम्युनिटी सेंटर बनाएं, और उसके इमाम और ख़तीब को अभी से हमने मॉडल बना लिया है कि वहाँ दावा एकेडमी में या रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनको काजी के कोर्स करवा के लोकल डिस्प्यूट वहीं पे ख़त्म करें। वकील माइनस हो जाएगा, जो फीसें लाखों में लेते हैं, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, नस्ल दर नस्ल उसमें चली जाती है। तो ये खिलाफा मॉडल जब पाकिस्तान में राइज होगा तो उसमें पीस एंड को एग्जिस्टेंस होगी, ये मैं वाज़े रखें। ये दाइश का या ISIS का मॉडल नहीं है, हमारा मॉडल है पीसफुल इंक्लूसिव सोसाइटी, और मीसाके मदीना हमारा कानून होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी औफ से लेके बाकियों के साथ जो मुआहिदा किया, 63 आर्टिकल्स हैं, उसमें आपने कहा कि नॉन बिलीवर से कि यू हैव द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ स्टेट ऑफ मदीना, आप मदीना के बराबर के शहरी हैं, यू हैव इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज
اور اس میں ایک جسٹس ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کا کانسیپٹ دیا کہ پہلے تمہاری شکایات کا ازالہ ہوگا، تمہیں ڈور سٹیپ پہ انصاف ملے گا، اس کے باوجود اگر جرم کرتے ہو تو پھر ریٹریبیوٹیو جسٹس ہوگا، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. یعنی پہلے حضور نے ڈیلیور کیا پھر جزا و سزا کا نظام بنایا. یہاں تو ڈیلیوری جمہوریت میں 70 سال سے ہے ہی نہیں. لوگ خودکشیاں خود سوزیاں کرتے ہیں. ایک روٹی چوری کرنے پہ بندہ اندر ہو جاتا ہے، موبائل چوری کرنے پہ بندہ اندر ہو جاتا ہے. بھاڑ میں گئی ایسی جمہوریت جو 75 سال سے لوگوں کا جینا حرام کر دیا. اوپر سے آپ نے ٹیکسوں کی بھرمار لگا دی ہے. یعنی بڑے بڑے سب اشرافیہ کے لوگ ان پہ کوئی ٹیکس نہیں، لیکن عام آدمی جو 150-200 یونٹ استعمال کرتا ہے وہ ٹیکس دے. وہ سودا سلف لینے جائے تھیلے پہ بھی ٹیکس دے. یہ ٹیکس پیئر ہے کہ ٹیکس ہم دیں اور عیاشیاں یہ کریں. اور اب آپ نے ظلم یہ کر دیا ہے کہ لوگوں کا جینا بھی حرام کر دیا ہے، سوائے سانس لینے کے ہر چیز پہ ٹیکس لگ گیا ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ خلافت کہ جو پیس اینڈ انکلوسیو سوسائٹی ہو، جس میں مائنورٹیز کے رائٹس ہیں. میں اقلیتوں کو کہتا ہوں کہ ہم کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، جب میں نے بات کی میثاق مدینہ ہمارا قانون ہوگا، مواخات ڈکلیریشن ہمارا معاہدہ ہوگا کہ امیروں اور غریبوں کے درمیان فرق ختم کریں. ٹیک فرام دا اپر کلاس ڈیوائڈ انٹو لوور کلاس، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کے فارمولے کے تحت. اور پھر حجت الوداع کا خطبہ ہم اسے پالیسی میکنگ میں لائیں گے، اور اس کی روشنی میں ہیومن رائٹس کا 90 چارٹر اناؤنس ہوگا. تو کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی تلوار والا نظام نہیں ہے، یہ اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، خلافہ ماڈل. کوئی سمجھتا ہے کہ ایکسٹریمسٹ تھاٹ کا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم وہ سوسائٹی چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں شروع کی اور اس کو ایکسپینڈ کیا انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی صورت میں، خلفائے راشدین کی صورت میں. اب آخری بات جو کہنا چاہوں گا وہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. پاکستان ہب بنے گا تو امت مسلمہ کی تقدیر بدلے گی. فلسطین، کشمیر ایشو ریزالو. وہ کیسے؟ سب سے پہلے ملٹری ہیڈ کوارٹر پاکستان کو بنایا جائے. دینی اور اخلاقی، ریلیجس اینڈ مورل ہیڈ کوارٹر وہ حرمین شریفین ہونا چاہیے. تیسرا، معاشی ہیڈ کوارٹر ترکی، انڈونیشیا، ملائیشیا، ایران، ان ملکوں کو بنایا جائے. اور پھر کامن اسلامک ٹریڈ اینڈ ویلتھ آرگنائزیشن یہ قائم کی جائے مسلمانوں کی، جو بلا سود بینکاری کو فروغ دے. پھر IMF کے مقابلے میں انٹرنیشنل مسلم مانیٹری فنڈ CIIO مسلمانوں کا ربا فری ہو. پھر انٹرنیشنل اسلامک کوڈ آف جسٹس، مسلمانوں کے اپنے فیصلے اسلامک کوڈ آف جسٹس میں ہوں، وہ 40 سال انتظار نہ کرنا پڑے. پھر عرب لیگ، OIC، GCC، گلف کوآپریشن کونسل، ان کو ملا کے ایک مشترکہ جو دفاع ہے، گلوبل اسلامک ملٹری الائنس، جیسے نیٹو کی طرز پہ ہے. نیٹو کا ہمارا اپنا ہوگا، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ کسی ملک پہ حملہ کر سکے. پھر اسی طرح جو ہے فورن پالیسی کا ایجنڈا جو ہے وہ حج کے موقع پر اناؤنس ہو. سارے فورن منسٹرز وہاں پہ جائیں، بیٹھیں اور مسلم امہ کا جو ہے وہ فورن پالیسی وہاں پہ طے کریں. تو ہم پاکستان میں بنیاد فراہم کر رہے ہیں. ہاں، ہم اپنی اسٹرگل سے رکیں گے نہیں. یہ پیسفل اسٹرگل ہے، ایکیڈیمک اسٹرگل ہے. جو بات کرتے ہیں وہ دلیل سے کرتے ہیں، اور تکمیل پاکستان کے پاس پورا پیپر ورک ہے. کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. پاکستان میں چاہے وہ جیوز ہیں، ہندو ہیں، کرسچنز ہیں، جتنی کمیونٹیز ہیں، ان کو انشور کرتے ہیں کہ میثاق مدینہ کے تحت آپ کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. اور جے سالک نے بھی اس دن ہمارے پروگرام میں آ کے کہا تھا ہمیں کانسٹیٹیوشن آف مدینہ منظور ہے، اس کے مطابق فیصلے کریں. تو وہی ہمارا منشور ہے. ہمارا منشور میثاق مدینہ ہے، ہمارا اکانومک منشور مواخات مدینہ ہے، ہمارا فورن پالیسی کا منشور خطبہ حجت الوداع ہے، ہماری فورن پالیسی صلح حدیبیہ ہے. یہ ہم بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے اپنی چین آف تھاٹ میں. یہی چیز پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر خوف کس کو ہے؟ خوف اس کو ہے جس کو ہڈ حرامی کا شوق ہے. خوف اس کو ہے کہ جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے عیاشی کرتے ہیں، جن کی دولت بہار ہے، بزنس امپائر ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ شور مچا رہے ہیں، اور جن کی سیٹیں اور جن کے مراد پہ جو ہے وہ ٹھیس پہنچے گی. اسلام میں کوئی مراد یافتہ طبقہ نہیں ہے. اسلام میں تقویٰ، کریڈیبلٹی اور کمپیٹنس ہے. ہم عام آدمی کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں، ان نوجوانوں کو، خواتین کو جو ڈپرائیوڈ ہیں. یہ ماڈل ہے، لہذا اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سوچا آپ کے سامنے چیدہ نکات رکھ دوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.